इस वीडियो में खुशामदीद। इस वक्त हम बात करेंगे अशार की तशरीह के मुतालिक। अशार की तशरीह यानी नज़म या गज़ल के अशार की तशरीह ऐसी मुश्किल और बदसूरत भी नहीं होती जैसा कि हमें लगती है बहैसियत तालिब इल्म। गालिब ख़याल ये है कि आपके जहन में पहला सवाल और शिकायत यही होगी कि आखिर अशार की तशरीह करना हमें क्यों सिखाया जाता है और इसका उर्दू के इम्तिहान में शामिल करना क्यों हमेशा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि शायरी अदब का एक बेमिसाल और बुनियादी हिस्सा है और इसका मकाम बहुत आला है। नसर और शायरी में फ़र्क ये है कि शायर के तख्लीक करदा एक बाकमाल शेर का वज़न उसी मौजू पे लिखे गई कई सफ़हात पर मुश्तमिल मज़मून से यानी नसर से बढ़ जाता है, वरना कम अज़ कम उसके बराबर तो ज़रूर हुआ करता है। शायरी एक फ़न है, खुदा की तरफ से वदियत करदा एक सलाहियत है दरिया को कूज़े में बंद करने की। चंद लफ्ज़ों को शेर की सूरत में ढाल कर कैसे कैसे वसी और आला मज़ामीन जिनके कई एक रुख और कई एक शाखें होती हैं, कई ज़ाविये होते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए कहा कि खुश्क सेरों तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसराए तर की सूरत। एक और शेर जो इस नुक्ते को बयान करता है कि सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये ज़िंदगी है हमारी संभाल कर रखना। तो शायर जब शेर की सूरत में अपना शाहकार पेश करता है, यानी उसका तख़य्युल जब लफ्ज़ों में पिरोया जाता है, तो वो अपने अंदर बहुत सी बारीकियाँ लिए हुए होता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शेर का मुख्तसर, जामे और मख्फ़ी होना ही उसकी खूबी है। उसमें वज़ाहत का, तफ़सील का ना पाया जाना ही उसकी तकमील है, क्योंकि इस तकमील और अदम तकमील के एहसास को यकसां बरकरार रखने के लिए ही शायर अपने ज़हनो दिल में आने वाले ख़याल को, एक सोच को शदीद कर्ब के मराहिल से गुज़ार के आपके सामने लेके आते हैं। और यही वजह है कि एक साहिब ज़ौक़ शख्स एक शेर पर घंटों बात कर सकता है और उसके मुताल्लिक जितना चाहे लिख सकता है, क्योंकि अशार अगर वज़ाहत तलब ना भी हों तो मफ़हूम और मानी का एक बेकिनार समंदर ज़रूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से और ख़ुसूसन आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के नुक्ताए नज़र से बात करते हैं, उनके तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए कि तशरीह किस तरह से की जाए। तशरीह के लुग़वी मानी आप लोगों को पता होंगे, बख़ूबी बयान करना या शरह करना। और जैसा कि पहले बात की कि तशरीह की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि शेर में लहर दर लहर बारीक मज़ामीन होते हैं, पेचीदगी होती है। चुनांचे इस वक्त आपके सामने बाज़ नुकात रखती हूँ जिनको मद्देनज़र रखते हुए अगर तशरीह की जाए तो बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सकती है इस सवाल में। सबसे अहम चीज़ और पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको किसी शेर की तशरीह करने के लिए कहा जाता है, उसकी वज़ाहत करने के लिए कहा जाता है, तो उस शेर में मौजूद हर एक लफ्ज़ का मानी आपको आना चाहिए।
क्योंकि तशरीह करने से मुराद ये है कि आप उस फ़लसफ़े की गुत्थी को सुलझा दें, उसे नसर यानी सादा और आम फहम नसर में लाकर उस शेर के मतलब और उस शेर में बयान करदा मज़ामीन को खोल कर बयान कर सकें। और ये याद रखें कि शेर में छुपे हुए नुकात उसकी खूबी हैं, लेकिन अगर आपकी तशरीह में, आपकी वजाहत में कुछ मख्फी है और खुल के सामने नहीं आया तो ये आपकी नाकामी है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको शेर की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके, और वो तभी मुमकिन है जब आपको हर लफ्ज़ का मानी आएगा। अगर कोई एक ऐसा लफ्ज़ है शेर में मौजूद जिसका मानी आप नहीं जानते, तो वो उसके मज़ामीन को, उसके मतलब को समझने में रुकावट बन रहा होगा और आप बेहतरीन तशरीह करने के काबिल नहीं होंगे। उसके बाद एक और चीज़ ये कि शेर के अक्सर दो मानी हुआ करते हैं। यानी एक वो मानी है जो आपको शेर पढ़ के उसका मानी आपको पता चल गया तमाम अल्फाज का, तो फिर आपको जो सादा सा मतलब उसका समझ आता है, एक तो उसका वो सतही मानी है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, और ये जो मानी है ये इसका मफ़हूम कहलाता है। और दूसरा दरपर्दा मानी है जो शेर को महसूस करने से वाज़े होता है, आपकी फ़िक्र की आँख उसे देखने लगती है और वो फिर खुलता चला जाता है, उसमें गहराई होती है। ये फ़र्क है तशरीह का और मफ़हूम का। अगर आपसे मफ़हूम बयान करने को कहा जाए तो मफ़हूम तो सिर्फ़ वो सादा सा मानी है जो आप शेर को नसर की, आम फहम नसर की सूरत में बयान कर देते हैं कि शायर का ये मतलब है, लेकिन शायर की जो मुराद है और जिस चीज़ की तरफ उसने इशारा किया है और जो ख़याल है उसका, उसको तफसील से बयान करना तशरीह कहलाता है। तशरीह में आपने उस एहसास की तरफ आना है, उन जज्बात की तरफ आना है, उस पस मंज़र की तरफ आना है जिसने उस शेर को तख्लीक किया है। यानी उसकी वजाहत करनी है और तफसील से हर रुख को बयान करना है जो दोनों मिसरों में मौजूद है। बाज़ औक़ात एक मिसरे की तशरीह हो जाती है और दूसरे की रह जाती है, या उसके सारे मज़ामीन का अहाता नहीं किया जा रहा होता, तो ये भी गलत है। और इसमें यकीनन आपका हुस्ने बयान और आपका ख़याल भी शामिल है, क्योंकि तशरीह करने वाले आप हैं। तशरीह करते वक्त शायर का हवाला ज़रूर दें। हाँ, उस रस्मी अंदाज़ को छोड़ दें कि ये शेर यहाँ से लिया गया है और ये इसके शायर हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे वैसे भी आपकी जगह ज़ाय हो रही होती है। लेकिन शायर का नाम इस तरह से ज़रूर लिख दें कि गालिब या फैज़ अहमद फैज़ ये कहते हैं कि, या इस शेर में उनकी ये मुराद है कि, कुछ इस तरह से। लेकिन शायर के हवाले के बग़ैर तशरीह इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और वैसे भी नामुकम्मल ही तसव्वुर होगी। फिर एक और अहम नुक्ता तशरीह का ये है कि शेर पढ़ने वाला, यानी आप जब शेर पढ़ रहे होते हैं, जब कोई नज़म या गज़ल पढ़ रहे होते हैं, या आपके उस्ताद या कोई और तीसरा शख्स जब शेर पढ़ेगा, तो वो शेर में बयान करदा मौजू के नए से नए पहलू और निराले रंग निकालते रहते हैं। इसमें कोई ऐब या गलती नहीं है, क्योंकि अदब ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है और हर ज़माने में ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला अदब ही हकीकी अदब है। तो अक्सर इसमें एक और चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि आपने देखा होगा कि चंद अशार ऐसे होंगे जिनकी तशरीह करवाते वक्त असातिज़ा आपको इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों पहलुओं से तशरीह करवा देते हैं। ऐसी सूरत में ये ख़याल रखें कि वज़ाहत से
आप तशरीह करते वक्त किसी एक के बारे में लिखें ताकि गलती की, इबहाम की कोई गुंजाइश ना रहे। यानी या आप उसकी तशरीह, उस शेर की तशरीह इश्क़ हकीकी में करेंगे या फिर इश्क़ मजाजी को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे, ना ये कि आप दोनों को मिला के लिखें। ये तरीक़ ठीक नहीं होगा। इसी तरह एक और चीज़ ये है कि बाज़ अशार का या बाज़ गज़लों का या नज़्मों का कोई ख़ास पस मंज़र होता है, कोई सियासी या तारीख़ी वाक़या या सूरत हाल हुआ करती है। जैसे गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये बहुत खूबसूरत रिवायती गज़ल महसूस होती है, लेकिन जब आप इसके पस मंज़र में जाएं तो वो बहुत अहम है और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला है, एक ख़ास नज़रिया है इसमें। इसलिए इसी तरह और कई नज़में हैं जो आपके निसाब में शामिल होती हैं जिनका कोई ख़ास पस मंज़र है। अगर आप उस पस मंज़र को ज़हन में रखते हुए उसके मुताबिक तशरीह नहीं करते और शायर का हकीकी मकसद, उसका हकीकी ख़याल नहीं बयान करते, उसका नज़रिया जो उस नज़म का या गज़ल का हिस्सा है वो बयान नहीं कर पा रहे तशरीह में, तो फिर वो बहर सूरत नाक़िस तसव्वुर की जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये कि शेर की वजाहत करते हुए आप वैसे भी अपने ग्रामर के हिस्से में इल्म बयान और इल्म बदी की मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं उनको पहचानना सीख रहे होते हैं। आप में ये काबिलियत पैदा हो चुकी होती है और होनी चाहिए कि जब आप शेर की वजाहत कर रहे हैं, किसी शेर की तशरीह कर रहे हैं, तो अगर उसमें इल्म बयान की कोई सूरत, अमूमन तशबीह और इस्तिआरा है या कनाया है या तलमी बहुत अहम है इस ज़मन में, तो उसे फ़ौरी तौर पे पहचान सकें और जहाँ इस्तेमाल हुई है वहाँ आप तशरीह करते हुए भी मुख्तसरन और ज़िमनन लेकिन लाज़िमन उसका ज़िक्र ज़रूर करें कि शायर ने मिसाल के तौर पे फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ से तशबीह दी है या ये इस्तिआरा इसमें इस्तेमाल हुआ है या इस चीज़ की बतौर तलमी शायर ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। तभी ये तफ़सील कहला सकेगी, तशरीह कहला सकेगी, वज़ाहत कहला सकेगी शेर की, और पढ़ने वाले को ये महसूस होगा कि आपको वाकई शेर की समझ आई हुई है और आप वाकई जानते हैं कि ये शेर क्यों लिखा गया, किस तरह से लिखा गया और इसमें किस किस चीज़ का अहाता शायर ने किया। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि सवाल में ये कह दिया जाता है कि इस शेर की तशरीह करें और जो इस शेर में मौजूद ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनका मफ़हूम लिखें। तो अब इस सवाल के दो हिस्से हैं, तशरीह करना और ख़त कशीदा अल्फाज का मफ़हूम आपने उनको देना है। तो अगर आप सिर्फ तशरीह कर देते हैं और वज़ाहत से उन अल्फाज का मफ़हूम नहीं दे रहे, तो ऐन मुमकिन है कि आपके जवाब को नामुकम्मल तसव्वुर किया जाए। इसलिए बेहतर ये है कि तशरीह करने के बाद आप आखिर पे वज़ाहत से नुमायाँ करते हुए जिस लफ्ज़ का या जिस मुहावरे का या जिन अल्फाज का भी मानी या मफ़हूम पूछा गया है उसे अलग से लिख दें। एक और बात, एक आखिरी बात जो आपकी तशरीह को दूसरों से मुमताज़ करती है और आपके बेहतरीन तासुर पैदा करने वाली है, वो ये है कि आप उसमें किसी शेर का इस्तेमाल कर रहे हों जो उस मौजू पे पूरा उतरने वाला हो, उस मज़मून पे पूरा उतरने वाला हो जो उस शेर में बयान हुआ है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं और जो आप वज़ाहत में बयान कर रहे हैं। क्योंकि बहरहाल
शेर का वज़न जो है वो आपके तासुर को बेहतरीन बनाता है, बशर्ते ये कि आपकी जो तशरीह नसर में है, जो तशरीह आप कर रहे हैं, वज़ाहत आप कर रहे हैं, वो भी मुकम्मल हो और उसमें भी ठोस मवाद हो। लेकिन इस ज़िमन में दो बातें याद रखें कि ऐसा शेर जो उस मज़मून से मुताबिकत रखने वाला ना हो और उस जगह के लिए मुनासिब ना हो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर शेर याद नहीं है तो गलत लिखने की बजाय ना लिखना बेहतर है। एक और मुख्तलिफ़ नौइयत का सवाल जो इम्तिहान में आता है वो ये है कि फ़लाँ नज़म में बयान करदा हक़ाइक़ या नुकात लिखें। तशरीह करवाने की बजाय आपको वो इस किस्म का सवाल दे दें, तो यहाँ जवाब का अंदाज़ भी मुख्तलिफ़ होगा, क्योंकि आपके सवाल की नौइयत, सवाल करने का अंदाज़ बदल चुका है। सो आपके जवाब देने का तरीक़ भी बदल जाएगा। चूँकि तशरीह करने का नहीं कहा गया, इसलिए जो मरकज़ी नुकात हैं, जो मज़ामीन बयान किए गए हैं या जिन हक़ाइक़ का तज़किरा अशार में मौजूद है, आप वो 2 से 3 नुकात जवाब में तहरीर करेंगे। हाँ, उसकी तफ़सील का इन्हिसार इस बात पे होता है कि सवाल कितने नंबरों का है। सो मिसाल के तौर पे एक सवाल गुज़िश्ता इम्तिहानात से आपके सामने है इस वक्त। तो यहाँ जिसमें कहा गया है, एक हिस्सा नज़म का आपके सामने रखा गया है और कहा गया है, पूछा गया है कि किन हक़ाइक़ का शायर ने ज़िक्र किया है। तो यहाँ आप इसकी तशरीह को, इसकी वज़ाहत को तशरीह के ही रंग में लिखने की बजाय सवाल ही के अंदाज़ में उसका जवाब तहरीर करेंगे कि इस नज़म में शायर ने जिन हक़ाइक़ का तज़किरा किया है वो दर्ज झैल हैं या किसी और तरह से। और वो ये हैं कि इंसान ज़िंदगी से और उसके मुख्तलिफ़ रास्तों से डरता है और अपना दामन बचा के निकलना चाहता है, जबकि ज़िंदगी इंसान ही के दम से है और उसी की सोच और उसी का अमल जो है वो मुख्तलिफ़ हालात पैदा करने वाली है। और फिर आप लिखेंगे कि एक और नुक्ता ये है जो बयान किया गया है कि इंसान के अल्फाज यानी उसका इजहार ख़याल बहुत अहमियत रखता है। हर्फ और मानी का जो मज़बूत रिश्ता है उसी से इंसान तक़वियत पाता है। सो डरने की चीज़ अल्फाज का गलत और नामुनासिब इस्तेमाल है जो तबाही पैदा करने वाला होता है। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि जवाब के मवाद में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती, क्योंकि मवाद तो वही रहेगा जो आप उसकी वज़ाहत में, उसकी तशरीह में लिखेंगे, लेकिन जवाब देने का अंदाज़ बदल जाता है। सो ये चंद अहम हिदायत थीं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें अशार की तशरीह करते वक्त, तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।